जहाँ नरबुद्ध गांधी से, जहाँ नारी सती सीता, जहाँ चाणक्य से मंत्री, जहाँ की गुरु ग्रंथ है गीता। मित्रों नमस्कार, मैं बात कर रहा हूँ भारत के उत्तर पूर्व हिस्से में बसा बिहार राज्य का, जो कई वजहों से चर्चा में रहता है। हर साल 22 मार्च को बिहार राज्य की स्थापना के मौके पर बिहार दिवस मनाया जाता है। राज्य सरकार ने इस दिन को सरकारी छुट्टी भी घोषित किया है। बिहार अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए भी मशहूर है, वहीं पर गरीबी और पिछड़ापन भी यहाँ की बड़ी समस्या है। आइए आज जानते हैं हम बिहार राज्य के बारे में पूरी तरह से। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार अलग राज्य न होकर बंगाल का हिस्सा था। लंबी मांग के बाद ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार, जो आज के उड़ीसा और झारखंड को बंगाल से विभाजित कर एक राज्य बनाने की घोषणा की। तब 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था। बाद में 1935 में उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नए प्रांत का दर्जा दिया गया। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार को दक्षिण हिस्से को अलग करके झारखंड के तौर पर एक नया राज्य बनाया गया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। उनको श्री बाबू या बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह पेशे से वकील थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। बिहार में मौजूदा समय में 40 लोकसभा सीटें हैं। साल 2019 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 6 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। मौजूदा समय में विधानसभा में राष्ट्रीय जनता सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी है। नीतीश कुमार साल 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी जेडीयू के बुरे प्रदर्शन के बाद उन्होंने इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। फरवरी 2015 में जीतन राम मांझी को हटाकर नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से अब तक नीतीश कुमार लगातार बिहार में सीएम के पद पर है। बिहार आखिर इतना प्रसिद्ध क्यों है? बिहार प्राचीन समय में बौद्ध और जैन धर्म के केंद्र के तौर पर प्रसिद्ध था। बिहार के कई इलाके का जिक्र भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। रामायण की पात्र सीता का जन्म का उल्लेख जिस इलाके में होता है उसे आज बिहार के सीतामढ़ी में बताया जाता है। इसके अलावा चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक भी बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। बिहार के बोध गया में गौतम बुद्ध को निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन का जन्म आज के वैशाली जिले के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर जैन को बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी में मोक्ष प्राप्त हुआ था। बुद्ध और महावीर दोनों की कर्म भूमि बिहार ही रही है। इस तरह बिहार दो धर्म की जन्म स्थली भी है। अब बात करते हैं पटना साहिब की। पटना साहिब को हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा के लिए जाना जाता है। ये जगह सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के जन्म स्थल के तौर पर सिखों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने कराया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 22 दिसंबर 1966 को हुआ था। वहीं बात करते हैं विष्णुपद मंदिर की, जो कि बिहार के गया जिले में मौजूद है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ भगवान विष्णु के पद यानी पैरों के निशान हैं। गया में फल्गु नदी के किनारे पितरों का श्राद्ध कर विष्णु मंदिर में दर्शन की परंपरा है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में गया में पिंड दान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, इसलिए यहाँ हर साल देश भर से बड़ी संख्या में लोग पिंड दान के लिए आते हैं। बिहार की राजधानी पटना में मौजूद गोलघर को बनाने की योजना अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने तैयार की थी। साल 1770 में इलाके में अकाल पड़ने पर लाखों लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद अंग्रेज सैनिकों के लिए अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए गोलघर की योजना बनाई गई थी। गोलघर साल 1786 में बनकर तैयार हुआ था। आखिर ये बिहार का मतलब क्या होता है? बिहार मूल रूप से विहार शब्द से बना है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के मुताबिक बिहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाया जाता था। बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र होने के कारण बिहार में कई सारे विहार बनवाए गए थे। इसी बिहार से राज्य का नाम बिहार पड़ा। बिहार को बिहार नाम आखिर किसने दिया? बिहार बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र रहा है, इसलिए इस इलाके में बहुत से विहार थे। 12वीं शताब्दी में आए मुस्लिम शासकों ने विहार की वजह से बिहार नाम दिया। बिहार का पुराना नाम मगध है। आज के बिहार का ज़्यादातर भाग पुराने मगध साम्राज्य के अंदर आता था। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी यानी राजगीर थी। बाद में अजातशत्रु के बेटे उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। सम्राट अशोक मगध के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे।
मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले शासक के तौर पर पुराणों में बृहद्रथ वंश का जिक्र है। बृहद्रथ के बाद उनके बेटे जरासंध मगध के शासक बने। महाभारत की कथाओं में इसी जरासंध के मारे जाने का जिक्र है। जरासंध ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद मगध में प्रोद्योत वंश ने शासन किया। प्रोद्योग वंश के शासन को शिशुनाग वंश ने खत्म किया और उसके बाद नंद वंश का शासन स्थापित हुआ। मगध के शक्तिशाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, जो ईसा 546 से 492 ईसा पूर्व को माना जाता है, वो हर्यक से संबंधित थे। हर्यक वंश शिशुनाग वंश से ही जुड़ा था। अब जानते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। करीब 2500 साल पहले नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मगध की गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है, यानी ऐसा राजा जिसका शासन चक्र की तरह हर दिशा में दूर दूर तक फैला हो। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी, वहां पर शिक्षक भी बने थे। वो मगध शासक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, सलाहकार और मंत्री थे। चाणक्य मूल रूप से मगध के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम चनक था। कुटिल होने की वजह से उनका नाम कौटिल्य भी पड़ा था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दुनिया भर की राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी मशहूर पुरानी पुस्तकों में से एक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार मगध की गद्दी पे बैठे। अशोक बिंदुसार के बेटे थे और प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर जीत हासिल की थी। इस युद्ध में बड़ी संख्या में लोग मारे गए और इससे दुखी होकर अशोक ने फिर कभी युद्ध नहीं करने का फैसला किया था। इसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अंग्रेजों के शासन काल में अशोक ने शिलालेखों को पढ़ने में सफलता मिली थी। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के स्तंभों पर लिखी खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता मिली थी। बिहार में हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका और बज्जिका सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। मैथिली को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। बिहार की जनसंख्या बहुत ही घनी है। बिहार गंगा के मैदानी भाग में बसा राज्य है। यहाँ गंगा, कोसी, सोन, घाघरा, गंडक, बागमती, पुनपुन, बूढ़ी गंडक जैसी कई बड़ी नदियाँ बहती हैं। हर साल बिहार की नदियों में आने वाली बाढ़ से इलाके की जमीन को उर्वरा शक्ति मिलती है और यहाँ अच्छी खेती किसानी हो पाती है। खेतों की यही पैदावार बड़ी संख्या में लोगों का भरण पोषण कर सकती है, इसलिए इस इलाके में हमेशा बड़ी आबादी बसती है। इसके अलावा नदियों से इलाके में रहने वाले लोगों को ताज़ा पानी भी मिल जाता है। बिहार सरकार की तरफ से किसी भी मिठाई को राजकीय मिठाई का दर्जा नहीं दिया गया है। हालांकि ठेकुआ, खाजा, अनरसा और तिलकुट यहाँ के लोकप्रिय मीठे व्यंजन हैं। बिहार का राजकीय फल आम है। बिहार में लंगड़ा या मालदा आम को लोग खूब पसंद करते हैं। वहीं भागलपुर के इलाके में पाए जाने वाले जर्दालू आम के भी शौकीन दुनिया के कई हिस्सों में हैं। बिहार में 38 जिले हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ये जिला 5000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि जनसंख्या के आधार पर बिहार की राजधानी सबसे बड़ा जिला है। साल 2011 की जनगणना में पटना की आबादी करीब 58 लाख थी। अब बात करेंगे विश्व में फेमस नालंदा विश्वविद्यालय की। बिहार के राजगीर में मौजूदा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में हुई थी। इसे दुनिया का पहला रिहायशी विश्वविद्यालय कहा जाता है। यहाँ एक समय में मध्य एशिया से करीब 10 छात्र एक साथ परिसर में रहकर पढ़ाई करते थे। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में कभी 90 लाख किताबें हुआ करती थी। 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक यहाँ वेद, तर्कशास्त्र, कला, औषधि, गणित, खगोल शास्त्र, राजनीति और युद्ध के कौशल सिखाए जाते थे। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों की सैन्य टुकड़ी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। यूनेस्को ने नालंदा के खंडहरों को विश्व स्मारक के तौर पर मान्यता दी है। बिहार के बीचों बीच बहने वाली गंडक नदी के उत्तर भाग में लीची का उत्पादन होता है। यहाँ समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों की कुल 32,000 हेक्टेयर जमीन पर लीची का उत्पादन किया जाता है। बिहार की गिनती एक गरीब राज्य के तौर पर होती है। यहाँ औद्योगिक विकास की कमी की वजह से रोजगार के बहुत सीमित साधन हैं। दूसरी तरफ से कई इलाकों में जमीन का मालिकाना हक भी चुनिंदा लोगों के पास है। ऐसे में बिहार की बड़ी आबादी के लिए सरकारी नौकरी ही भविष्य के लिए रोजी रोटी के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है। इसलिए बिहार के लोगों में सरकारी नौकरी को लेकर बहुत ही क्रेज है। संपूर्ण क्रांति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आखिर ये संपूर्ण क्रांति है क्या? बिहार के जाने माने राजनेता जयप्रकाश नारायण सर्वोदय और भूदान आंदोलन को सीमित सफलता से दुखी थे और लोकतंत्र को दोष मुक्त बनाना चाहते थे।
वो धन बल और चुनाव के बढ़ते खर्च को कम करना चाहते थे ताकि जनता का भला हो सके। साथ ही जेपी का सपना एक ऐसा समाज बनाने का था जिसमें नर नारी के बीच समानता हो और जाति का भेदभाव न हो। ऐसे में जब गुजरात और फिर से बिहार के विद्यार्थियों ने उनसे नेतृत्व संभालने को कहा था, उसके बाद जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में औपचारिक रूप से संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। इस क्रांति का मतलब परिवर्तन और नवनिर्माण दोनों था। संपूर्ण क्रांति का केंद्र बाद में बिहार बन गया। इसके बाद भारत में आपातकालीन की घोषणा की गई। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले से ही साल 1917 में अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत की थी। चंपारण में नील की खेती होती थी। इन खेतों के यूरोपीय मालिक हर तरह से स्थानीय सामंती वर्ग की जगह ले चुके थे। साल 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान ने महात्मा गांधी से मुलाकात की थी। उनका कहना था कि वो चंपारण के किसानों से जबरन नील की खेती कराई जाती है। इससे किसान खाने के लिए अन्न पैदा नहीं कर पाते और मिट्टी खराब होने से पैदावार भी घट रही है। इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी चंपारण गए थे और वहां सत्याग्रह की शुरुआत की थी। बिहार में मधुबनी पेंटिंग बहुत ही प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग बिहार के मिथिलांचल की एक लोक कला है। ये मूल रूप से महिलाओं की चित्रकला शैली है। परंपरागत तौर पर मिथिलांचल की महिलाएं ये चित्रकारी घर की दीवारों पर करती थी, जिसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता था। बाद में व्यावसायिक तौर पर इसे कागज, कपड़े और कैनवास जैसी चीज़ों पर भी किया जाने लगा। इस चित्रकला की शैली में मूल रूप से प्रकृति और हिंदी पौराणिक कथाओं से जुड़े पात्रों की पेंटिंग बनाई जाती थी। अब बात करते हैं भिखारी ठाकुर की। भिखारी ठाकुर बिहार के लोकप्रिय रंगकर्मी और कलाकार थे। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भिखारी ठाकुर का जन्म सारण जिले के कुतुबपुर गांव में 18 दिसंबर 1887 को हुआ था। उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा नाटक लिखे हैं। भिखारी ठाकुर ने कई नाटक और कविताएं लिखी थी। उनका नाटक विदेशिया काफ़ी लोकप्रिय और मशहूर है। वहीं भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा भी काफ़ी प्रसिद्ध है। शारदा सिन्हा बिहार की भोजपुरी और हिंदी की लोक गायिका है। वो करीब 50 सालों से गायन के क्षेत्र में सक्रिय है। शारदा सिन्हा का जन्म साल 1953 में बिहार के सुपौल के हुलास गांव में हुआ था। बात करें प्रसिद्ध उपन्यासकार मैला आंचल के रचयिता फणेश्वर नाथ रेणु की। ये हिंदी साहित्य के सबसे सफल और प्रभावी लेखकों में से एक रहे हैं। उनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना में हुआ था। मैला आंचल को हिंदी का पहला और अपनी तरह का अंतिम आंचलिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। वहीं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर भी बिहार से ही थे। इनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक थे। राष्ट्रकवि दिनकर ने ऐतिहासिक दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से पूरा की थी। नागार्जुन का वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी गांव में सन 1911 में हुआ था। नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार और मैथिली के श्रेष्ठ कवियों में जाने जाते थे। वहीं विद्यापति की बात करें तो विद्यापति को भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा में मैथिली भाषा के सबसे बड़े कवि के रूप में जाना जाता है। मैथिल कोकिल कवि विद्यापति तुलसी, सूर, कबीर, मीरा सबसे पहले कवि थे। इनका जन्म आज के बिहार के मधुबनी जिले के बिपसी गांव में सन 1350 के बाद का माना जाता है, जबकि निधन सन 1440 के आसपास हुआ माना जाता है। मंडन मिश्र 8वीं सदी के महान विद्वान और दार्शनिक थे। इनका जन्म आज के बिहार के सहरसा जिले के महसी गांव में हुआ था। मंडन मिश्र आदि शंकराचार्य के समकालीन और उनसे बड़े थे। कहा जाता है कि दक्षिण भारत से आकर शंकराचार्य और महसी गांव के मंडन मिश्र के बीच भारतीय दर्शन पर शास्त्रार्थ हुआ था। पटना कलम एक हाथों की बनाई जाने वाली एक चित्रकला शैली है। इसे दुनिया की एक ऐसी पहली चित्रकला शैली माना जाता है जिसमें आम लोगों के जीवन को दिखाया जाता है। इस कला का विकास भारत में मुगलों के शासन के दौरान हुआ था, लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में यह चित्रकला ज़्यादा आगे बढ़ी। सोनपुर मेला की बात करें तो ये दुनिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। यह मेला बिहार की राजधानी पटना के करीब सोनपुर शहर में गंगा और गंडक नदी के किनारे लगता है। सोनपुर वैशाली जिले के हाजीपुर के पास है।